हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे और उसके पार्ट नंबर 6 में आज हम पहुंच चुके हैं। इसके पीछे हमने पढ़ा था आर परिपथ, और आर परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य कैसा संबंध होता है, कैसा उनके कलांतर होता है, उनका फेजर रे कैसा बनता है, ज्यावक्रीय तरंग कैसा बनता है, वो हमने सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एल परिपथ। एल परिपथ मतलब हमारे पास एक कुंडली होगी और उसका जो स्वप्रेरकत्व होता है, उस अवस्था में हम लोग क्या निकालेंगे? धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करेंगे, फेजर आरेख बनाएंगे और ज्यावक्रीय तरंग बनाएंगे। ठीक है, और हम कलांतर भी ज्ञात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे क्या बनाना है? एक प्रत्यावर्ती परिपथ बनाना है जिसमें क्या जुड़ा होगा? एल जुड़ा होगा। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रेरकत्व जोड़ना है, एक कुंडली जोड़नी है। ये लीजिए, आपके पास कौन जोड़ लिया? आपने एक एल प्रेरकत्व जोड़ लिया, ये लीजिए। ओके, और इसका कनेक्शन आपको किससे करना है? प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ में करना है। ये लीजिए प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, एसी स्रोत। ठीक है, ओके। और इसका जो वोल्टेज होता है वो विद्युत वाहक बल कितना होता है? वो फिक्स है। कितना? V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। आपको हर एक पार्ट में यही लेना है। कई लोग यहाँ पर V नॉट भी लिखते हैं, वो भी चलेगा। ठीक, ओके। अब आपको धारा की दिशा यहाँ दिखानी नहीं है क्योंकि प्रत्यावर्ती परिपथ है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो एक बार प्लस से एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसलिए आप यहाँ पे धारा की दिशा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो L के सिरे हैं वहां पर जो विद्युत वाहक बल वहां जो विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों VL। कितनी होती है? VL। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि L प्रेरकत्व की एक कुंडली इसके साथ में संयोजित है। तो लिखेंगे क्या? L प्रेरकत्व, बोलो कौन? L प्रेरकत्व की एक कुंडली V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी वोल्टता स्रोत के साथ, वोल्टता स्रोत के साथ संयोजित की गई है, संयोजित की गई है। ओके, जिसके सिरों पर जिसके सिरों पर विभव पतन जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कितना होता है? VL। और आपको शायद पता होगा जो L कुंडली होती है उसके प्रेरकत्व के कारण जो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है -L di/dt। ओके, ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। सिरों पर विभव पतन होता है, ओके, जैसा हमने कल देखा था। ठीक, अब फिर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हमें वोल्टता का मान पता है, हमें इस परिपथ में बहने वाली धारा को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या काम में लेंगे? KVL, किरचॉफ वोल्टता नियम। तो अपन क्या लगाएंगे? किरचॉफ वोल्टता नियम से। कौन से नियम से? किरचॉफ वोल्टता नियम से। किरचॉफ वोल्टता नियम से। और किरचॉफ वोल्टता नियम क्या कहता है? वो ये कहता है कि क्या सिग्मा ई, क्या कहता है वो कहता है सिग्मा ई इक्वल्स टू सिग्मा IR। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो टोटल विद्युत वाहक बल है परिपथ का, उसका जो योग है वो किसके बराबर होगा? इसमें प्रतिरोधों पर जो उत्पन्न विभवांतर उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे E की वैल्यू बताओ कितनी है? ये रहा। तो बताओ क्या लिख देंगे इसकी जगह? सिग्मा ई की जगह तो हम लिख देंगे V इक्वल्स टू सिग्मा IR की जगह बताओ यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कौन है? VL। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? VL। चलें आगे। ओके, आपको शायद पता होगा ये जो माइनस है, ये माइनस उसके दिशा को दिखा रहा था। ये जो माइनस चिन्ह है ये बोल रहा था कि ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ये उसी का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गई? बाकी परिमाण तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? V के मान तो ये लिख देंगे और VL की जगह लिख देंगे ये। तो बताओ V का मान कितना? ये रहा। कितना? VM साइन ओमेगा टी
इक्वल्स टू वी एल की वैल्यू ये रही, बताओ कितनी, एल डी आई बाई डी टी। ओके चलेगा। हमें तो क्या निकालना है, धारा निकालनी है। क्या निकालना है, धारा। तो क्या आप लोग यहाँ पे धारा दिखाई दे रही है, सर बिल्कुल दिखाई दे रही है। कौन, डी आई रूप में। तो आप डी आई को एक तरफ कर लीजिए, बाकी को एक तरफ कर लीजिए। तो बताओ क्या हो जाएगा, या डी आई इक्वल्स टू, डी आई को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो बताओ एल आ जाएगा नीचे और डी टी आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन एल, साथ में कौन, साइन ओमेगा टी, और साथ में डी टी मल्टीप्लाई में ये लीजिए। कोई डाउट किसी को? ओके यहां कौन है, डी आई है। हमें डी आई नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, आई चाहिए। ये डी आई कौन सा रूप है, अवकलन रूप। अगर मुझे इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो क्या करने पर, समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर कर दीजिए इसका समाकलन। जैसे आप इसका समाकलन करेंगे, बताओ क्या, डी आई का समाकलन क्या आ जाएगा आपके पास, आई, और यहां इंटीग्रेशन बताओ कौन, वी एम अपॉन एल, और साथ में कौन, ये लीजिए साइन ओमेगा टी, और ये कौन, डी टी। चलें आगे। अच्छा अब देखो समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष। दो टी के अलावा कौन पद हैं वो सारे नियत होंगे, और नियत आ जाएंगे कहाँ, बाहर। तो कांस्टेंट राशि को आप बाहर ले लीजिए। तो बताओ आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर कौन बचेगा, वी एम, नीचे कौन बचेगा, एल। और बताओ समाकलन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का। तो समाकलन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का। तो साइन ओमेगा टी, और साथ में कौन, डी टी। कोई डाउट किसी को? नहीं डाउट। ओके चलो इसको सोल्व करते हैं आगे। हमें क्या करना है, साइन का समाकलन करना है। तो आप जानते हैं साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस। तो चलो लिख लीजिए, या आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन एल, और साइन का समाकलन कर दीजिए। बताओ साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस। तो ये लीजिए कौन, माइनस कोस ओमेगा टी। अच्छा टी के साथ में गुणांक है कौन, ओमेगा है। और आप जानते हैं समाकलन में जो गुणांक आता है वो भाग में जाता है, और अवकलन में आता है वो गुणा में। तो बताओ भाग में क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा, जो मैंने बेसिक पार्ट के समाकलन में सिखा रखे हैं ऑलरेडी आपको। ठीक आगे चलते हैं। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो क्या आप लोग ओमेगा को बाहर ले सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये आगे आप यहाँ इसको आगे नए रूप में लिख सकते हैं, या आई इक्वल्स टू, बोलो कौन, आई इक्वल्स टू, बताओ कौन, वी एम अपॉन, क्या बाहर ओमेगा ले सकते हैं, बताओ क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, और साथ में कौन, माइनस कोस ओमेगा टी। अच्छा याद कीजिए हम लोगों ने पिछले टॉपिक में ऐसा कैसा किया था, हमारे पास वोल्टा की इक्वेशन थी। बताओ वोल्टा की इक्वेशन कौन है, ये रहा वोल्टा की इक्वेशन है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक धारा की इक्वेशन कौन सी प्राप्त हो रही है, ये रही धारा की इक्वेशन, और कितनी प्राप्त हो रही है, I इक्वल्स टू वी एम अपॉन ओमेगा एल माइनस कोस ओमेगा टी। याद कीजिए प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान था वो क्या था, I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव था, हाँ या ना। तो बताओ ये तो कौन से रूप में है, साइन में है, ये कौन से में है, कोस में है। ये तो जचने वाली बात नहीं है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद है आपको? ओके तो आप शायद जानते होंगे, आप क्या जानते होंगे, आप ये जानते होंगे साइन थीटा जो होता है, बोलो कौन, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है। ठीक या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है। ठीक अच्छा चलो कोस थीटा लिख लो, साइन थीटा मत लिखो, इसको ऐसे लिख लो, क्या इसको लिख लो आप, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 90, क्या 90 को पाई बाई 2 लिख दूं, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। कोई डाउट किसी को, बचपन में आपने सीखा था। लेकिन यहां मुझे क्या चाहिए, यहां पे कोस थीटा नहीं चाहिए, माइनस कोस चाहिए। तो बताओ क्या लिख सकते हैं इसके अनुसार, या माइनस कोस ओमेगा टी। क्या करना आपको, प्लस नहीं लेना, आपको क्या लेना, माइनस। तो अंदर भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा बताओ क्या, साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। तो बताओ क्या करना है हमें, हमें ध्यान पे दिख गया क्या कि माइनस कोस ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। थीटा मतलब कौन, ओमेगा टी। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस कोस ओमेगा टी की जगह लिख सकते हैं आप साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जो बचपन में आपने सीखा था। चलो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तब बोलो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा बताओ कौन, वी एम अपॉन ओमेगा एल। अब माइनस कोस ओमेगा टी की जगह ये लिख दो, बताओ कौन, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
कोई डाउट किसी को? अच्छा, तो हमारे पास ये धारा का मान आ गया, धारा का तात्क्षणिक समीकरण आ गया। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? धारा के तात्क्षणिक मान से करेंगे। तो बताओ क्या करेंगे? उपरोक्त समीकरण, इसको समीकरण नंबर नाम दे दो। कोई आया है कि अभी तक नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। लिख दो क्या? उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण की तुलना, बताओ किससे करने पर? उपरोक्त समीकरण की तुलना धारा के तात्क्षणिक मान से करने पर, तात्क्षणिक मान से करने पर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान से। और तात्क्षणिक मान कौन है? तात्क्षणिक मान होता है, आप याद कीजिए, बताया था मैंने, I इक्वल टू क्या? आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ठीक है, तात्क्षणिक मान था ये, से करने पर, से करने पर। जैसे इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे? धारा के तात्क्षणिक मान से करेंगे। ये आई, बताओ आई एम की जगह कौन आ जाएगा? आई एम की जगह आ जाएगा वी एम अपॉन साइन ओमेगा टी, साइन वी एम अपॉन ओमेगा एल। और ये कौन है? साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब देखो प्लस माइनस फाइव के स्थान पर कौन आ रहा है? माइनस पाई बाई टू आ रहा है, हाँ या ना? पिछले टॉपिक में हमने देखा था, आर जुड़ा हुआ था, उसमें समीकरण क्या आई थी? आई इक्वल टू आया था वी एम अपॉन आर साइन केवल ओमेगा टी आया था, वहां प्लस माइनस कुछ नहीं था, तो कलांतर कितना था वहां पे? 0। लेकिन आज कलांतर कितना आ रहा है? पाई बाई 2 आ रहा है, वो भी कैसा? माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि धारा जो है वो वोल्टा से पीछे रहेगी। और कितना पीछे रहेगी? पाई बाई 2। देखो कैसे, यहां देखिए वोल्टा की इक्वेशन देखो, वोल्टा की इक्वेशन कितनी है? V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। धारा की इक्वेशन ध्यान से देखिए, I इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, ये आई एम हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 मतलब धारा पीछे है, कितना पीछे है? पाई बाई 2 पीछे है। बात समझ में आ गई? तो जैसे हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आई एम इक्वल्स टू, इसे तुलना करने पर ये किसकी वैल्यू होगी? आई एम की। तो बताओ कितना हो जाएगा? वी एम अपॉन ओमेगा एल। ये कौन है? धारा का शिखर मान। कौन सा मान है? धारा का शिखर मान। ठीक, और यहां देखो ये माइनस पाई बाई 2 और ये कौन है? फाई। तो बताओ फाई के स्थान पर क्या आया है? फाई के स्थान पर आया है पाई बाई 2, और वो भी कैसा? माइनस का पाई बाई 2। तो हमें यहां से दिख गया क्या कि इनमें कलांतर कितना होता है? पाई बाई 2 का कलांतर होता है। और हमें दिख रहा है साफ साफ क्या? माइनस पाई बाई 2 है धारा के साथ में, और यहां वोल्टा में ओमेगा टी ही है, और धारा में क्या आ रहा है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब धारा वोल्टा से कितना पीछे है? पाई बाई 2 पीछे है। तो हम लोग यहां से लिख देंगे क्या? हम यहां से लिख देंगे ये कौन है? ये कलांतर है। ये कौन है आपके पास? कलांतर आया है। अच्छा, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं यहां से क्या? हम लोग लिख देंगे एल परिपथ में। बोलो कौन से परिपथ में? एल परिपथ की अवस्था में, एल परिपथ की स्थिति में, एल परिपथ की स्थिति में बताओ किस किस के मध्य? वोल्टता, वोल्टा, या ऐसे लिखो धारा स्थिति में, धारा वोल्टता से, धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कलांतर, पाई बाई 2 कलांतर पीछे, पीछे को बोलते हैं लेगिंग। पीछे क्या बोलते हैं? लेगिंग। और अगर आगे होती तो होती वो लीडिंग। ठीक है, पीछे रहती है, पीछे रहती है। ओके, एक बार मेरे प्यारे बच्चों आप यहां तक उतारिए, यहां तक नोट्स बनाइए, उसके बारे में चलते हैं हम लोग आगे। आगे चलते हैं हम लोग, हमारे पास यहां तक पहुंच चुके हम लोग। अच्छा, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? ध्यान रखेंगे, जो धारा होती है वो वोल्टता से कितना पीछे है? पाई बाई 2 कलांतर पीछे है। तो एग्जाम में काफी बार आता है एल, एल मतलब प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व की स्थिति में धारा वोल्टा के मध्य कलांतर कितना होता है? पाई बाई 2। और कौन आगे? वोल्टा आगे। कौन पीछे? धारा पीछे। कितना पीछे? पाई बाई 2 पीछे। ठीक है, अच्छा चलो एक छोटी सी बात, अब आप ना एक बार इसको देखिए ध्यान से। आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल। आप जानते हैं धारा जो होती है वो V में विरोध का भाग देने पर बनती है। ओम का नियम पढ़ो, ओम का नियम V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V अपॉन आर। ओम का नियम देखो एक बार, ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या बन जाता है? V अपॉन आर। इसका मतलब ये देखो कि जब धारा प्राप्त होती है
तो धारा कब प्राप्त होगी? जब वोल्टता में विरोध का भाग लगेगा, प्रतिरोध का भाग लगेगा। अब आप बताओ, यहां पर आर प्रतिरोध नहीं जुड़ा, यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? प्रेरकत्व है। तो अब आप देखो इस इक्वेशन को इससे देखो, एक बार इससे थोड़ा रिलेट करके देखो। यहां पर आई एम, यहां पर वी एम अपॉन ओमेगा एल, मतलब यहां जो आर काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है? ओमेगा एल काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो विरोध होता है वो विरोध एल की स्थिति में वो कौन होता है? विरोध ओमेगा एल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं। वो क्या देते हैं? चलो लिख लेते हैं हम और लिख लेते हैं क्या? यहां ओमेगा एल कौन है? अक्ष एल है। ओमेगा एल कौन है? अक्ष एल है, या इस ओमेगा एल को हम लोग अक्ष एल बोलते हैं। तो लिख दो यहां पे क्या, यहां आई एम इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास? वी एम अपॉन इस अक्ष एल, इस ओमेगा एल को क्या बोलते हैं हम लोग? अक्ष एल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? अक्ष एल। ठीक है, और वो लिख लेते हैं यहाँ पे, जहां अक्ष एल कौन है? अक्ष एल इक्वल टू कौन? ओमेगा एल। और ओमेगा एल कौन होता है? प्रेरकीय प्रतिघात। कौन होता है? प्रेरकीय प्रतिघात। तो याद रखेंगे इसको। एल परिपथ में जो विरोध होता है वो कौन किसके कारण होता है? अक्ष एल के कारण। और अक्ष एल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात। आप शायद जानते होंगे ओमेगा को ना हम लोग 2 पाई एफ बोलते हैं। ओमेगा क्या बोलते हैं? 2 पाई एफ। तो इसका फॉर्मूला एक और बन जाएगा, अक्ष एल इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा 2 पाई एफ बोल दो तो क्या? 2 पाई एफ और साथ में कौन? एल। तो इसका ये फॉर्मूला ही बनता है। तो याद रखेंगे प्रेरकीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है? अक्ष एल इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा कौन? 2 पाई एफ। तो एक्स एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ एल। अच्छा, एक छोटी सी बात, मैंने कहा ये नीचे वाली चीज कौन होती है? विरोध होती है। और विरोध का मात्रक कौन होता है? ओम। तो आप याद रखेंगे इसका जो मात्रक आएगा वो कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ओम आएगा। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास यहां तक ये परिपथ सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें कलांतर भी आ गया हमारे पास। तो कलांतर आने के बाद में जो ज्यावक्रीय तरंग बनती है वो कैसे बनती है? तो हम लोग बना लेते हैं। तो बताओ हम लोग क्या देखेंगे? अब हम सीखेंगे ज्यावक्रीय तरंग के बारे में। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं? ज्यावक्रीय तरंग। ज्यावक्रीय तरंग, उसके बाद बनाएंगे फेजर आरेख। ठीक है, तो वही ज्यावक्रीय तरंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अक्ष वाई बना लेते हैं। ठीक, यहां पर कौन होगा आपके पास? समय होगा। यहां पर कौन कौन होगा? वोल्टता होगी और धारा होगी। ठीक, तो सबसे पहले जो तरंग बनाई जाएगी वो किसकी? वोल्टेज की तरंग, क्योंकि हमें फिक्स है, हमने फिक्स किसको रखा है? वोल्टेज को। उसके अकॉर्डिंग धारा चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो वोल्टेज का जो ग्राफ है वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। मतलब कैसा होगा? 0 से स्टार्ट होगा और प्रत्यावर्ती रूप में चलता जाएगा इस प्रकार से। यहां पर कौन होता है? 0। यहां पर कौन होता है? t/2 अर्धावर्तकाल। और यहां कौन होता है? पूर्ण आवर्तकाल t। ये बीच में कौन हो जाएगा आपके पास? t/4। चलो नीचे लिख लेते हैं हम लोग इसको। यहां कौन होगा? t/4, और यहां कौन होगा? 3t/4। ये हमने पीछे सीख लिया था। चलो, अच्छा, ये किसका तरंग है? ये वेव किसकी है? वोल्टेज की वेव है। तो लिख लो इसको, v इक्वल्स टू कौन? Vm sin ओमेगा t। अब हम किसकी तरंग दिखाने वाले हैं? धारा की। और जो धारा का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था, देखो क्या आ रहा है? धारा का मान प्राप्त हो रहा है आई इक्वल्स टू वी एम अपॉन ओमेगा एल। इसको हमने आई एम नाम दिया है। तो बताओ धारा की इक्वेशन क्या बनेगी? धारा की इक्वेशन बनेगी मेरे पास क्या? आई इक्वल्स टू आई एम साइन, बोलो कौन? ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि जो हमारे पास धारा है वो वोल्टता से, देखो यहाँ पे ये वोल्टता की इक्वेशन है, धारा की इक्वेशन। धारा जो है वो वोल्टता से π/2 पीछे स्टार्ट होगी, मतलब π/2 बाद में स्टार्ट होगी। क्या आपको पता है ये यहां से लेकर यहां तक 360 है, ये कितना होगा? 180। तो ये कितना होगा? 90। π/2 यहां होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा होगी वो वोल्टता से π/2 बाद में स्टार्ट होती है। तो कहां से? यहां से। अच्छा, तो यहां से स्टार्ट होगी कौन? हमारी धारा। ठीक, इसके पीछे रहेगी। दूसरी बात, इसका आयाम देखो, क्या धारा का आयाम वोल्टेज जितना होगा? नहीं, वोल्टेज से कम होगा। और कितना कम होगा? ओमेगा एल गुना कम होगा। तो वही जो मैं कल आप लोग पिछली क्लास में सिखाया था, वोल्टेज का मान बड़ा आयाम लेते हैं और धारा का आयाम छोटा लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे धारा को, और आयाम क्या होगा इसका? छोटा रहेगा। तो इस प्रकार से स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है, और इसको थोड़ा पीछे कर दीजिए यहां से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है,
ये किसकी इक्वेशन आएगी आपके पास? धारा की इक्वेशन। और क्या हो जाएगी? I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये कौन है आपके पास? ज्यावक्रीय तरंग है। किसकी? ये L की अवस्था में वोल्टा और धारा के मध्य ज्यावक्रीय तरंग किस प्रकार से प्राप्त होने वाली है। ठीक है, अच्छा आप लोग यहां तक करें। उसके बाद में हम लोग क्या बनाएंगे? फेजर आरेख। चलो साथ में बना लेते फेजर आरेख। फेजर आरेख बनाना हमने कल सीख लिया था, आज बस उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है, कुछ थोड़ा चेंजेस करके। बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप साथ ही साथ नोट्स बनाने चले। चलो चलते हैं आगे। अभी हमें क्या बनाना है? फेजर आरेख बनाना है। तो चलो हम लोग क्या लिख लेते हैं? फेजर आरेख। यहाँ फेजर आरेख, और किसकी अवस्था में? एल की अवस्था में या प्रेरकत्व की अवस्था में फेजर आरेख कैसा प्राप्त होगा। तो वही फेजर आरेख बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? चतुर्थांश बनाने हैं। ये लीजिए और ये लीजिए। हालांकि इसका एक रूप और होता है, दो सेकेंडरी वृत्त बनाएंगे, एक बड़ा वृत्त लेंगे, एक छोटा वृत्त लेंगे। बड़ा वृत्त की त्रिज्या वोल्टेज को दिखाएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या धारा को दिखाएगी। बात समझ में आ गई? तो हमें पता है वो सब कुछ करना है। तो यहां पे कौन होगा? अक्ष। यहां पे कौन होगा? वाई। ठीक, चलो आगे। अब हमें किसको दिखाना? सबसे पहले वोल्टता को। वोल्टेज की इक्वेशन देखो क्या है? V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यह हुआ कि अक्ष के साथ में कितना ओमेगा टी चलेगा। ठीक है, तो यहां से दिखा दो कितना ओमेगा टी के साथ में यहां। और हम लोग ना इस फेजर आरेख में वोल्टा की मैक्सिमम मान दिखाते हैं, धारा के मैक्सिमम मान दिखाते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? वी एम। अच्छा, कितना आया ये? ओमेगा टी। कितना आया ये? ओमेगा टी। अगर ये ओमेगा कोण ये वेग से चल रहा था तो टी समय में कितनी दूरी तय कर लेगा? ओमेगा टी, कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो ये कौन हो गया? इस वोल्टेज के लिए। अब कौन दिखाएंगे? धारा। अब एक बात बताओ आप मेरे को, आज जो धारा है वो धारा की जो कलांतर वो देखो आप ध्यान से। वोल्टता कितनी लिखा हुआ है यहाँ पे? ओमेगा टी। लेकिन धारा के साथ में क्या लिखा है? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब जो धारा है वो वोल्टा से पाई बाई टू पीछे रहेगी। अब आप बताओ पाई बाई टू मतलब चलो आप लोग ना इसको धारा मानो, ये लाल वाले को इसको धारा मान लो, और ये ब्लू वाले को, चलो ब्लू नहीं ये ब्लैक को, इस ब्लैक वाले को आप क्या मान लो? इस ब्लैक वाले को आप वोल्टेज मान लो। ये धारा है, ये वोल्टेज है। ठीक, क्या आप लोग देख रहे हो यहाँ पे? ये वोल्टेज है, ये धारा है। क्या 90 का कलांतर दोनों के मध्य? बिल्कुल सर 90 का है। लेकिन हमें तो वोल्टेज कहां लाना है? यहाँ पे। तो अगर ये वोल्टेज यहाँ आएगा तो धारा भी इतने भी से हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या ये अब इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा? तो आप लोगों को दिख भी रहा है क्या कि वोल्टेज यहां से जाती है तो धारा इसके पाई बाई टू पीछे जाएगी। तो क्या ये पाई बाई टू होगा? ठीक है, तो यहां से कौन चली जाएगी आपके पास? धारा। तो बताओ धारा कहां से निकल जाएगी? धारा वोल्टा से पाई बाई टू पीछे, तो यहां से। और इसका आयाम इतना कि छोटा छोटा, क्योंकि आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल होता है, एक्सएल छोटा होता है। ठीक है, अच्छा तो यहां से यहां पे क्या लिख देंगे आप? आई एम। और दोनों के मध्य कलांतर कितना? दोनों के मध्य कलांतर कितना? पाई बाई टू कलांतर। ठीक है, ये फेजर आरेख हो गया किसका? ये एल की अवस्था में फेजर आरेख। ठीक है, फिर एक छोटा सा आरेख और है, प्रतिबाधा आरेख। कौन सा है? प्रतिबाधा आरेख। चलो लिख लेते हैं वो भी, प्रतिबाधा आरेख। प्रतिबाधा आरेख, चलो बना लेते हैं प्रतिबाधा आरेख। वही प्रतिबाधा आरेख बनाते हैं आवर्ती और विरोध के साथ में। तो आवर्ती कौन होती है? F, और अक्ष L, और इसका विरोध कौन हुआ? L परिपथ का। L परिपथ का विरोध हुआ अक्ष L। तो बताओ किस किस में आरेख बनाएंगे? आवर्ती और अक्ष L में। तो आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ कौन आपके पास? आवर्ती, और यहाँ कौन होगा? विरोध। विरोध कौन? अक्ष L। तो जब इसके मध्य आरेख बनाएंगे तो अब आप बताओ मेरे को, हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें फॉर्मूला क्या पता है कि अक्ष L जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ यहां अगर f का मान बढ़ाया जाएगा तो अक्ष L का मान भी बढ़ेगा, और f का मान कम होगा तो अक्ष L का मान भी कम होगा। बताओ जो अक्ष L है या प्रतिघात जो है प्रेरक की प्रतिघात, वो आवर्ती के समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती? समानुपाती। समानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है? इस प्रकार से। तो बताओ ग्राफ कैसे प्राप्त होगा? ऐसा। और आप यहां लिख देंगे अक्ष L समानुपाती f। ये कौन सा ग्राफ प्राप्त हो गया आपके पास? प्रतिबाधा आरेख। ठीक है, एक बार आप यहां तक कीजिए, उसके बाद में इसका एक विशेष टॉपिक और है वो भी कर लेते हैं, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे प्रेरकत्व का एसी और डीसी के प्रति व्यवहार। तो लिख लेते हैं हम लोग
प्रेरकत्व का, किसका? प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व कौन? L, प्रेरकत्व का AC व DC के प्रति व्यवहार, DC के प्रति व्यवहार। देखो किस प्रकार से AC और DC के प्रति व्यवहार करता है प्रेरकत्व, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। चलो, आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि जो प्रेरकत्व का प्रतिघात प्राप्त हुआ था, विरोध प्राप्त हुआ था, हम लोग जानते हैं चूंकि प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात बताओ कितना आया था आपके पास? प्रेरकीय प्रतिघात आया था अक्स L और उसका मान कितना आया था? 2 पाई FL। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास यहां पर देखो इसका मात्रक कौन आएगा? ओम आएगा। मात्रक कौन आएगा इसका? ओम। विरोध है ना एक प्रकार का। ओके, अब आप देख रहे हो यहां पे क्या देख रहे हो कि जो इसका प्रतिघात है वो किस पे निर्भर कर रहा है? आवर्ती पर निर्भर कर रहा है। अगर आवर्ती ज्यादा होगी तो अक्स L ज्यादा होगा, आवर्ती कम होगी तो अक्स L कम होगा। अब आप शायद जानते होंगे, हमने इसके स्टार्टिंग में देखा था डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0। तो अगर डीसी की आवृत्ति 0 हो जाएगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले डीसी काम में ली, तो मैं लिखता हूं सबसे पहले किसके लिए? डीसी के लिए, डीसी के लिए। आप जानते हैं डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 0 हर्ट्ज होती है। तो जैसे ही बताओ 0 हर्ट्ज, आप यहां पर प्रेरकत्व के साथ में किसको कनेक्शन करेंगे? किसको जोड़ेंगे? डीसी को जोड़ेंगे। बताओ वहां पर आवृत्ति कितनी होगी? 0। तो बताओ आप लोग मेरे को, अक्स L का मान कितना हो जाएगा? 2 पाई F की जगह कितना? 0 इंटू L। जब 0 की किसी मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 0 ओम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने डीसी के साथ में प्रेरकत्व जोड़ दिया अथवा कुंडली जोड़ दी है तो क्या हो जाएगा? वहां पर विरोध कितना होगा? 0 ओम होगा। वहां पर कोई विरोध नहीं होगा और धारा क्या हो जाएगी? अनियंत्रित बहने लग जाएगी। अगर धारा अनियंत्रित बहेगी तो जो आपकी कुंडली है वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। बात समझ में आ गई? इसीलिए कहा जाता है क्या कि कुंडली को कभी भी डीसी नहीं देनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, इसीलिए तो हमने पढ़ा है, हमने कहा था ट्रांसफार्मर केवल और केवल किस में कार्य करता है? एसी में कार्य करता है, डीसी में कार्य नहीं करता, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कुंडली लगी होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। अगर हम लोग जबरदस्ती उसको डीसी दे देंगे तो वहां पर विरोध कितना होगा? 0 होगा। कोई विरोध नहीं होगा, धारा क्या बहेगी? अनियंत्रित। और धारा अनियंत्रित बहते कुंडली आपकी जल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया किसके प्रति व्यवहार? किसके साथ में? डीसी के लिए। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे? एसी के लिए। तो किसके लिए? एसी के लिए। एसी के लिए बताओ, एसी के लिए क्या होता है? आवृत्ति कितनी होती है? हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है। कितनी है? 50 हर्ट्ज। ये लीजिए 50 हर्ट्ज। तो बताओ इसका विरोध कितना होगा एसी के लिए? अक्स L बराबर 2 पाई इंटू 50 इंटू L। अब L का कोई फाइनाइट मान होगा? कोई प्रेरक तो होगा, 2 हेनरी, 1 हेनरी, 5 हेनरी, 50 हेनरी, 2 मिली हेनरी। पाई का वैल्यू 3.14। जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो अक्स L कोई ना कोई एक फाइनाइट मान आएगा, कोई ना कोई एक फिक्स मान आएगा और उसका मात्रक कौन होगा? ओम होगा। मतलब जब आपने प्रेरकत्व को क्या दी है? एसी दी है, तो उसका कुछ ना कुछ विरोध अवश्य होगा, और विरोध होगा तो धारा क्या बहेगी? नियंत्रित बहेगी। बात समझ में आ गई? तो बताओ यहां से हमें क्या दिख गया? हमें यहां से एक चीज दिख रही है क्या कि जो प्रेरकत्व होता है उसमें अगर डीसी धारा प्रवाहित की जाए तो वह अनियंत्रित धारा प्रवाहित होगी, बिना किसी विरोध की धारा प्रवाहित होगी। जबकि एसी प्रवाहित की जाए तो कुछ विरोध की धारा प्रवाहित होगी, तो धारा क्या बहेगी? नियंत्रित बहेगी। बात समझ में आ गई? ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका एल परिपथ, जो एग्जाम में अक्सर आता है। आप यहां तक इसको एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।